पुलिस को सूचना मिली 3 लाशें पड़ी हैं, शायद कत्ल का मामला है। चूँकि इलाका जो था एनआईटी थाना क्षेत्र में आता था, लिहाजा सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौका वारदात के लिए रवाना हो गए, जहां पहुंचने में उन्हें बामुश्किल 15 मिनट का वक्त लगा। तीनों लाशें मकान के पीछे वाले कमरे में थीं, वहीं पड़ी हुई थी। कमरे के पिछले हिस्से में, घर के पिछले हिस्से में जो कमरा था वहाँ पर पड़ी हुई थी, जिनके गले में कपड़े का फंदा लगा था। ये साफ था कि उनकी हत्या गला दबाकर की गई है। कमरे का सारा सामान अपनी जगह पर था, लिहाजा पुलिस इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि इस वारदात को लूटपाट के लिए अंजाम दिया गया है। पुलिस के पहुंचने के बाद कुछ देर में ही लाश की शिनाख्त किराएदार 30 साल के पप्पू चौधरी, उसकी 28 साल की पत्नी शोभा चौधरी और 3.5 साल की बेटी कोमल की शक्ल में हो जाती है। फरीदाबाद शहर में मौजूद एक्सपोर्ट कंपनी में काम करने वाला पप्पू चौधरी मूल रूप से यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में मौजूद गांव ककराल का रहने वाला था। वारदात के बाद परिवार में महज 2.5 साल का एक छोटा बेटा गोल्ड सही सलामत था, जो कि अपनी मां की लाश से चिपक कर बिलक बिलक कर रो रहा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये मामला हरियाणा में फरीदाबाद जिले के एनआईटी थाना इलाके के एमजीएम नगर में मकान नंबर F139 का है। 4 अक्टूबर साल 2011 के रोज़ इस सनसनीखेज वारदात को इसी घर में अंजाम दिया गया, जिससे पूरी राजधानी दिल्ली हिल गई। सबसे पहले लाशों पर नज़र उसी मकान में रहने वाली दूसरी किराएदार मीना की गई, जब वो ड्यूटी से कमरे पर लौटी। उस वक्त मासूम गोल्ड बेहद तेज़ आवाज़ में रो रहा था, तो जिज्ञासावश वो पप्पू चौधरी के कमरे में दाखिल हो जाती हैं, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि कमरे में पप्पू, शोभा और कोमल के बेजान जिस्म पड़े थे, जबकि मासूम गोल्ड मां की लाश से चिपक कर बेतहाशा रो रहा था। मीना की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं। फिर उनमें से किसी ने फ़ोन पर वारदात की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। वारदात का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। बहरहाल थाना अध्यक्ष अब्दुल शहीद ने तीनों लाशें अपने कब्जे में ले ली और मौका वारदात की सभी ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस बाबत थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया गया। फिर एक विशेष टीम का गठन हुआ, जिसने इस मामले की पड़ताल शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस टीम इस नतीजे पर पहुंची कि हत्यारे का मकसद सिर्फ हत्या करना था। वारदात में किसी परिचित के हाथ से पुलिस को इनकार नहीं था, क्योंकि वारदात को बिल्कुल फ्रेंडली यानी दोस्ताना अंदाज में अंजाम दिया गया था और आसपास किसी को भी वारदात की भनक तक नहीं लगी थी। पुलिस टीम ने पप्पू चौधरी के मोबाइल फ़ोन के पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल निकलवा कर पड़ताल की, तो एक नंबर पुलिस के ध्यान पर एकदम पिन कर गया, या यूँ कह सकते हैं कि उस नंबर पर पुलिस का जो ध्यान था बिल्कुल ठहर गया। संदिग्ध नंबर पर पप्पू चौधरी की रोज़ाना कई बार लंबी बातें होती थी। पुलिस टीम ने संदिग्ध नंबर की लोकेशन और उसके धारक का पता किया, तो वो नंबर भी पप्पू चौधरी के नाम का ही निकला। यानी वो नंबर जो इशू हुआ था, वो सिम जो इशू हुआ था, वो पप्पू चौधरी के नाम पर ही था। जबकि उस फ़ोन की जो लोकेशन थी वो दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की थी। चूँकि उस फ़ोन का रात्रि लोकेशन, रात में मतलब वो फ़ोन का जो लोकेशन होता था रोज़ाना तुगलकाबाद का होता था, इसलिए पुलिस टीम इस नतीजे पर तो पहुंच गई कि संदिग्ध नंबर का जो धारक है, यानी जिसे वो नंबर, जो भी शख्स उस नंबर को यूज़ कर रहा है, वो तुगलकाबाद इलाके में ही कहीं रहता है। फिर पुलिस टीम ने उन लोगों से पूछताछ की जिनके मोबाइल पर संदिग्ध उस नंबर से फ़ोन गए थे। पता चला कि संदिग्ध नंबर का इस्तेमाल मकान नंबर 2863 गली नंबर 32 तुगलकाबाद एक्सटेंशन दिल्ली में रहने वाली 28 साल की बबली कर रही थी। अब इस संभावना को बल मिला कि शायद पप्पू चौधरी और बबली के बीच नाजायज़ रिश्ते रहे होंगे। पुलिस टीम बबली के घर पहुंची। बबली मिल जाती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चला कि वो उस किराए के मकान में अपने पति असलम और 4 बच्चों के साथ रहती है। असलम का जीजा यानी 27 साल का सलमान भी उनके साथ रहता था। असलम और सलमान के बारे में बबली ने बताया कि दोनों 3 अक्टूबर को अजमेर शरीफ गए थे, जहां से वो अब तक लौटे नहीं हैं। 30 वर्षीय असलम ज़िला बदायूं के फैज़गंज थाना इलाके मौजूद गांव उठेला का रहने वाला था, जबकि सलमान यूपी के बुलंदशहर के
जुल्हिपुरा से ताल्लुक़ रखता था और दोनों ही दिल्ली के ओखला इलाके मौजूद एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते थे। इस जानकारी के बाद पुलिस टीम उस कंपनी में पहुंची जहां दोनों काम किया करते थे। यहां पता चला कि दोनों ही 3 अक्टूबर से ड्यूटी पर गैरहाजिर हैं, जबकि उनके सहकर्मियों ने यानी जो साथ में काम करते थे उन लोगों ने पूछताछ में बताया कि असलम ओखला इलाके में हुए एक युवक के कत्ल के आरोप में साल 2006 में जेल जा चुका था, जबकि सलमान पर भी साल 2008 में कत्ल का आरोप लगा था और जिसके बाद उसे भी जेल जाना पड़ा। ये पुलिस के लिए एक बहुत अहम सुराग था। बस यहीं से पुलिस खामोशी के साथ उन दोनों की तलाश में जुट गई। सलमान 10 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे उस समय पुलिस की टीम के हत्थे चढ़ गया जब वो बबली से मुलाकात कर घर से बाहर निकला। फिर थाने ले जाकर पुलिस टीम ने उससे पूछताछ शुरू की। कुछ देर की पूछताछ में ही सलमान ने सब उगल दिया। सलमान के मुताबिक वारदात में असलम और शुएब भी शामिल थे। असलम के पड़ोस में रहने वाला 26 साल का शुएब सलमान का बहुत अच्छा दोस्त था। फिर पुलिस टीम ने सलमान की निशानदेही पर तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके से शुएब को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि असलम पुलिस के हाथ नहीं लगा। शुएब ने सलमान से दोस्ती की वजह से वारदात में उसका साथ दिया था। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि बबली और मरहूम पप्पू चौधरी के बीच नाजायज रिश्ते थे, जिस पर असलम को एतराज़ था। असलम ने लोकलाज का हवाला देते हुए बबली को काफ़ी समझाया कि वो पप्पू चौधरी से दूरी बना ले, लेकिन बबली पर उसकी बातों कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल वो पप्पू चौधरी की इतनी दीवानी थी कि उसकी खातिर वो अपने पति को भी छोड़ सकती थी। जब बबली की बेहाई हद से पार हो गई तो असलम का मन किया कि वो बबली की हत्या कर दे, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए उसने ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि माँ के बिना उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। फिर उसने असलम और शुएब के साथ मिलकर पप्पू चौधरी की हत्या का प्लान तैयार किया। योजना के तहत 3 अक्टूबर 2011 की रात करीब 11 बजे असलम, सलमान और शुएब पप्पू चौधरी के घर पहुंचते। उधर पप्पू को बताया कि वो तीनों किसी काम से फरीदाबाद आए थे, इसलिए मिलने चले आए। उस रात वो तीनों पप्पू के घर ही ठहरे। असलम अपने साथ मिठाई ले गया था, जिसमें उन लोगों ने पहले से कुछ नशीला पदार्थ या यूँ कह सकते कोई नशे की दवा मिला रखी थी, और उसी में से 2 पीस बर्फ़ी उसने पप्पू को जबरन खिला दी। अब दोस्ती यारी की बात थी, लिहाजा पप्पू ने खा भी लिया उसको बड़ी बेफिक्री के साथ। थोड़ी देर के बाद जब नशे ने असर दिखाया तो पप्पू बिना खाना खाए ही सो गया, जबकि शोभा जो उसकी पत्नी थी उन्होंने अपने दोनों बच्चों को खाना वगैरह खिलाया और वो भी आराम से सो गई। आधी रात में जब पप्पू की पत्नी और दोनों बच्चे सभी लोग मतलब गहरी नींद में थे तो असलम ने सलमान और शुएब की मदद से कमरे में पड़ी 3 अलग अलग चुन्नियों से पप्पू, शोभा और बेटी कोमल की गला घोंटकर हत्या कर दी। सबसे पहले उन लोगों ने शोभा को मारा, जबकि कोमल की जो कत्ल किया गया था वो सबसे आखिर में किया। आरोपियों के मुताबिक जो मासूम गोल्ड था, जो उनका बेटा था, उसकी उम्र बहुत कम थी, इस वजह से उनको पहचान नहीं सकता था। इसलिए उन सभी ने गोल्ड की हत्या नहीं की, बल्कि उसे जिंदा छोड़ दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात के बाद से ही पुलिस इनकी बहुत ही सरगर्मी से तलाश कर रही थी और आखिरकार इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वक्त ये तीनों अपने अंजाम को भुगत रहे हैं। ये तीनों ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे, जिसके बाद से सभी सलाखों के पीछे थे। नाजायज़ रिश्ता शुरुआत में जितना ही मज़ा क्यों ना दे, चाहे जितना ही खुशनुमा क्यों ना हो, लेकिन उसका जो अंजाम होता है वो बहुत खूंखार, बहुत ही खौफनाक होता है। उससे एक नहीं कई परिवार बर्बाद होते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ हुआ। पप्पू ने दुनिया छोड़ दी, इसलिए पप्पू का परिवार बर्बाद हो गया, उसका एक बेटा अनाथ हो गया, और कत्ल शुएब, असलम, सलमान ने कत्ल किया, 3 परिवार उनके ख़राब हो गए। अब पप्पू भी नहीं रहा, उसकी माशूका जिससे उसके नाजायज़ रिश्ते थे बबली, वो अकेली रह गई। कुल मिला के जो इसका अंत हुआ, जो नतीजा निकला, वो बिल्कुल खौफनाक था, जिसने सभी को बर्बाद करके रख दिया। तो ये सबक है हम सभी के लिए कि इस तरह की मतलब किसी भी चीज़ से, इस तरह किसी भी रिश्ते से हम सबको बचना चाहिए। कोई भी रिश्ता जो समाज में कहीं मायने नहीं रखता या जिसको नाजायज़ माना जाता है, उन सभी से हम लोग को दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसे रिश्तों में नहीं पड़ना चाहिए जिसका कोई वजूद ना हो। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई धोखा, इस तरह का कोई खेल, कोई कांड हुआ है तो उसके बारे में भी हमें लिखें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि
सभी इस तरह की सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचें। एक बार फिर बहुत जल्द हम एक सच्ची नई घटना के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।